नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 9 मई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो ध्यान रखेंगे, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर ये केंद्रित है। आप बिहार में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे। ये प्रश्न था कि नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रम के दृष्टिकोण से वे 49वें खास करके नए उप प्रमुख बने हैं, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो आपको मैं बताया था कि बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। देखिए, सारण प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। तो ये सिवान से संबंधित है। इनका जो मूल स्थान है, जो मूल घर है, जहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं सिवान में। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि होते हैं, हालांकि अभी रिसेंटली अप्रैल महीने वाला आपको दिया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। यही वो पीडीएफ है जो कि आप लोगों को दिया गया है एप्लीकेशन पर। आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स 2025 के तहत। यही वाला वो कोर्स है जिसके माध्यम से आपको वो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेगी। नए स्टूडेंट के लिए, नए छात्रों के लिए जो पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे एक कूपन कोड आपके लिए उपलब्ध है न्यू। ये आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये सभी बेनिफिट हैं जो कि आपको इसके तहत मिलने वाले हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, खास करके बिहार से संबंधित, तो यहाँ से भरपूर आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए आते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री निम्न में से कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया। एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण अभी हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री द्वारा किया गया है। अच्छा, ये है कौन? तो संजय सरावगी, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है। आइए डिटेल में तथ्यों को समझते हैं। अच्छा, हमने कई बार आपको बोला है जो एक्सप्लेनेशन हम आपको देते हैं इसको जरूर पढ़िए और बारीकी से पढ़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो महत्वपूर्ण जानकारी एक्सप्लेनेशन में हम आपके लिए इतनी मेहनत से रखते हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। अच्छा, प्रश्न में बात करें तो केवल एक ही जानकारी यहाँ पर होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कम से कम 4, 5, 6 से लेकर 10 तक की महत्वपूर्ण जानकारियों को हम यहाँ पर आपके बीच रखते हैं। एक एक जो लाइन होता है, एक एक जो पॉइंट होता है, वो एक प्रश्न का रूप एग्जाम में ले सकता है, ये ध्यान रखिए। जैसे वर्तमान में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरावगी, ये ध्यान रखना, जो एक्चुअली पूछा भी गया था यहाँ पर प्रश्न में, जिनके द्वारा अभी हाल ही में 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया, जो आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख भी सकते हैं। कब किया गया है? तो 7 मई 2025 को। अच्छा, ये है क्या? ये भी आपके मन में एक प्रकार से डाउट हो रहा होगा। आपको बता दूं कि जिसमें पूरे बिहार के सभी नदी, आर्द्रभूमि, तालाब सहित अन्य जल निकायों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अच्छा, इसमें जो हम बात कर रहे हैं जल निकायों की, तो मूल रूप से आप ये समझिएगा ग्राम पंचायत स्तर तक के भी जल निकायों को इसमें शामिल किया गया है। एक प्रकार से विस्तृत ब्यौरा है बिहार के नदी, आर्द्रभूमि, तालाब आदि की। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। ठीक है, आई होप ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि बात हो रही है, एक शब्द हमने प्रयोग किया आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमियों को लेकर बिहार के संदर्भ में कुछ जानकारी अभी हाल ही के दिनों में बने हैं, जो कि एग्जाम पर्पस से है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए एक नज़र पुनः इसको हम देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 5 जून 2024 को, ये वाला पॉइंट है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार की 2 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया था। जो खास करके रामसर कन्वेंशन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स है, जो या फिर आर्द्र भूमियों की सूची है, उसमें अभी हाल ही में 5 जून 2024 को
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के 2 स्थलों को जोड़ा गया था। दोनों स्थल बिहार के जमुई में है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये अभी इसमें जोड़ा गया है। अच्छा, इसके साथ ही एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हालांकि बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील अब तक बिहार की पहली व एकमात्र रामसर साइट थी, जो कि नवंबर 2020 में इसको मान्यता मिली थी। लेकिन अब बिहार में इसकी संख्या यानी कि वेटलैंड्स की जो संख्या है बढ़कर हो गई 3। ये कौन कौन से हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कांवर झील, इसके अतिरिक्त नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि क्रमशः आपको ध्यान रखना है कि बेगूसराय और बिहार के जमुई जिले में है। अच्छा, वर्तमान में पूरे भारत में रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो नवीनतम डेटा के आधार पर पूरे भारत में इसकी संख्या है 89, यानी कि 89। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। आई होप ये चीज़ें पहले से आपको मालूम होगा, क्योंकि पिछले साल इसको लेकर डिटेल में हमने आपको जानकारी दिया था। इस सीरीज का यही तो बेनिफिट है, आप यहाँ पर नए नए प्रश्नों को, नई नई जानकारियों को तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन पिछला भी आपका रिवाइज होता है। अच्छा, रिविजन भी जो होता है उस प्रकार का, उस स्तर का होता है जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिला सकता है। इसलिए हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि जरूर इस क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर आप लोग फॉलो कीजिए। इस तरह का संग्रह आपको बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आदि कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में सेट रखिएगा। अब यहाँ पर चूंकि बात हो रही थी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य की, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके बीच हम देने वाले हैं पक्षी महोत्सव को लेकर। देखिए, उसी को हमने यहाँ पर आपके बीच रखा है कि पक्षी महोत्सव कलरव का जो आयोजन था पहली बार बिहार में जो हुआ था, एक्चुअली ये इसका पहला संस्करण 15 से 17 जनवरी 2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। कहाँ पर? तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। और आपको ध्यान रखना, उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। ये इसका फर्स्ट संस्करण था। लेकिन दूसरा पक्षी महोत्सव जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ है पिछले साल, ये 17 से 19 फरवरी 2024 को, ये भी जमुई के नागी पक्षी आश्रणी में आयोजित हुआ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात और यहाँ पर समझिए, बिहार की राजकीय पक्षी की बात करें तो गोरैया है, जो एक्चुअली यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं। बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया है और प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस वर्ष 2025 में जो विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या है? तो अ ट्रिब्यूट टू नेचर से टाइनी मैसेंजर, ये 2025 का विश्व गोरैया दिवस का थीम है। ये चीज़ें विस्तृत तौर पर आपको हम ऑलरेडी बतला चुके हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए, बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को पहला पदक निम्नलिखित में से किसने दिलाया है? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर बिहार के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। पहला पदक यानी कि पदक का जो खाता खुला इस प्रतियोगिता में, तो बिहार को पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने दिलाया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यही वो जानकारी है जो पहले भी हम कई बार आपको दे चुके हैं कि 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5 जिलों, जिनमें पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर में किया जा रहा है। हालांकि ये आपको ध्यान रखना है कि इसके कुछ मुकाबले, यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है कि इसके तहत 3 खेल प्रतियोगिताएं जो है ये नई दिल्ली में भी आयोजित किए जा रहे हैं। और यह इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण है, जिसकी मेजबानी का अधिकार बिहार को मिला है पहली बार। और इस खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन वर्चुअली किया गया था 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली अभी जो हमने शामिल किया है दरअसल इस वजह से कि प्रतियोगिता के तीसरे दिन यानी कि 6 मई 2025 को सुहानी कुमारी ने 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में बिहार को पहला पदक, जो कि रजत पदक दिलाया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सारण जिले की सुहानी कुमारी ने सिवान की अमृता कुमारी और शालिनी कुमारी के साथ ट्रैक साइकिलिंग टीम स्प्रिंट में बिहार को एक और रजत दिलाया, यानी कि तीसरे दिन बिहार को 2 सिल्वर मेडल मिला है। अर्थात कह सकते हैं कि इस खेल में बिहार का खाता खुल चुका है। अच्छा, इस खेल को लेकर जो बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हो रहा है, इसमें अगर हम देखें इसका जो लोगो है ये खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका लोगो है। जबकि शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है गज सिंह, जो एक्चुअली यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। यानी कि दोनों का मिश्रण है, ये दोनों से प्रेरित है, जिसलिए रखा गया इसका नाम गज सिंह। गज मतलब होता है हाथी, सिंह मतलब शेर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। चलिए चलते हैं अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे।
देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य देश बना है। राइट आंसर होगा अंगोला, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आपको बता दूं कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो हाल ही में मई 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर थे, या फिर बोल सकते हैं कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। और इस दौरान आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत के साथ, यानी कि दोनों देशों के मध्य आयुर्वेद, कृषि और संस्कृति के कई क्षेत्रों पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया, एमओयू पर साइन किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत ने अंगोला के रक्षा क्षेत्र के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता को भी मंजूरी दिया है। यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट को प्रश्न के रूप में आपके समक्ष रखा है कि इसके अतिरिक्त अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात आईएसए की 123वें सदस्य के रूप में सदस्यता ली है। देखिए अंगोला के राष्ट्रपति अभी भारत दौरे पर थे, कई सारे हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसी के तहत यहाँ पर प्रश्न में हमने ये आईएसए को लेकर ये पॉइंट रखा है। आपसे एग्जाम में इसमें ये सारे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएसए को लेकर ही पूछा जाएगा। तो सभी जानकारी जो महत्वपूर्ण हमें लगा है एग्जाम पर्पज से वो आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर बात हो रही आईएसए की यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो आइए इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो पहल है आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है। दरअसल इसका प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल उपभोग के लिए काम करना, यानी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य है। दरअसल भारत और फ्रांस के नेतृत्व में इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस में COP21 जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन है इसके दौरान किया गया था। हालांकि वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये भारत में है, भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है। ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि यहाँ पर आईएसए की बात हो रही है तो कई जानकारी अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में हमने आपको दिया है। आइए उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु को आपके बीच हमने रखा है, इसे देखते हैं। इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। देखिए मॉरिशस अभी हाल ही में अप्रैल 2025 में यानी कि पिछले माह आईएसए के साथ देश साझेदारी संरचना यानी कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। कौन? तो मॉरिशस। ये ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल वैश्विक स्तर पर बात करें तो बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक स्तर पर यह चौथा देश है जो आईएसए का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अफ्रीकी देशों में ये पहला देश है, लेकिन वैश्विक स्तर पर ओवरऑल बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद ये चौथा देश है जो इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में समुद्र के पानी से कार्बन अवशोषित करने वाला सिक्योर नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये अभी हाल ही में ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दो कि यूके अर्थात ब्रिटेन द्वारा अभी हाल ही में सिक्योर नामक एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अच्छा, इस तकनीक के तहत समुद्र के पानी को अलग करके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा CO2 निकाला जाता है। दरअसल यहाँ पर यह भी समझना है आपको कि इस पहल का जो उद्देश्य है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए समुद्र से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। इस तकनीक से निकाला गया कार्बन डाइऑक्साइड या तो गहरे समुद्र में संग्रहित किया जा सकता है या फिर इसे खनिजों में बदला जा सकता है। तो ये पहल शुरू किया गया पूरी दुनिया में। आई थिंक ये पहली बार इस तरह का पहल किया जा रहा है और ये किया जा रहा है किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा किया जा रहा है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ जानकारी और भी यहाँ पर मैं आपको ब्रिटेन को लेकर दे दूँ। दरअसल पिछले साल हमने ये चीज़ों को लेकर चर्चा किया था, क्योंकि यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर या फिर कार्बन को कम करने की दिशा में जो जलवायु परिवर्तन का मूल वजह है इसको रोकने की दिशा में ये सारा पहल किया जा रहा है। तो इसी तरह की एक जानकारी हमने आपको दिया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेट जीरो को हासिल करने यानी कि कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य यानी कि नेट जीरो का लक्ष्य है, जो मतलब यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यानी कि इसी को हासिल करने की दिशा में ब्रिटेन जो है अक्टूबर 2024 में आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी कोयला चलित बिजली संयंत्र को बंद किया था और इस प्रकार ब्रिटेन कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। और ये VVI पॉइंट है,
अक्टूबर 2024 वाला पीडीएफ जब आप देखेंगे, जो मंथली ई बुक हम आपको देते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे पाएंगे कि ये तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर आपको वहाँ पर दिया गया है। तो चीज़ें इसी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। जब भी खबरों में कुछ होती है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मिलते जुलते मुझे लगता है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपके बीच हम इस प्रकार से रखते हैं ताकि रिवीजन भी आपका हो जाए। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 का ये न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब पहला देश बना है कौन, तो ब्रिटेन, जिन्होंने कोयले से विद्युत उत्पादन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अच्छा, एक जानकारी और, भारत सरकार ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो 2070 तक का लक्ष्य है। अच्छा, एक जानकारी और, यहाँ पर चूंकि कार्बन की बात हो रही है तो एक होता है कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन कर। तो फिनलैंड वर्ष 1990 में कार्बन टैक्स यानी कि कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, कोयले की बात हो रही तो सामान्यतः कोयले के प्रकार को लेकर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, और सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला है उसे कहा जाता है पीट। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आते हैं अब यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पे। देखिए, भारत की मेजबानी में तीसरी बार 10 से लेकर 31 मई 2025 तक किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, तो हैदराबाद में। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए संबंधित तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो 72वां संस्करण है, ये हाल ही में 10 से लेकर 31 मई 2025 तक हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह तीसरी बार होगा जब भारत को यह प्रतियोगिता या फिर भारत में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यानी कि भारत की मेजबानी में यह प्रतियोगिता तीसरी बार आयोजित होगा। पहली बार वर्ष 1996 में, फिर 2024 में, पिछले ही साल इसका आयोजन भारत में किया गया था। ठीक है, ये तीसरी बार होगा जब 2025 में भारत में तेलंगाना के हैदराबाद में ये आयोजित होना है। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ से देखते हैं। देखिए, 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो इसका पिछला संस्करण है 2024 वाला, जिसको लेकर आपको हमने बतलाया था कि इसका जो आयोजन है 1996 के बाद, यानी कि 28 साल बाद भारत को मेजबानी मिला था। ये दूसरी बार था 2024 में जब भारत इसकी मेजबानी किया था। और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रतियोगिता का जो खिताब है, ये चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्चुकोवा ने अपने नाम किया था। ये कहाँ की रहने वाले थे, तो चेक गणराज्य के। अच्छा, जिसमें 117 देशों की सुंदरियों ने भाग लिया था और यहाँ पर भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने मतलब पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। लेकिन प्रतियोगिता का जो खिताब मिला वो किसे मिला, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्चुकोवा ने इस खिताब को अपने नाम किया, 71वां मिस वर्ल्ड का। अच्छा, कुछ जानकारी और भी है, यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मिस वर्ल्ड की चूंकि बात हो रही है तो पिछली बार यानी कि आखिरी बार भारत को 2017 में मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड का खिताब दिलाया था। यहाँ पर मानुषी छिल्लर को आप तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल भारत और वेनेजुएला सर्वाधिक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि सबसे अधिक बार मिस वर्ल्ड का जो खिताब का विजेता है वो भारत और वेनेजुएला है। इस चीज़ को और भी डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो बात करें, जो भारत 6 बार अपने नाम किया है, तो 1966 में पहली बार रीता फारिया ने, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिर वर्ष 1994 में ऐश्वर्या राय, फिर 97 में डायना हेडन, फिर 99 में युक्ता मुखी, फिर 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा और पिछली और आखिरी बार 2017 में मानुषी छिल्लर ने इसे अपने नाम किया है। तो मिस वर्ल्ड में अगर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पर ये इतिहास रहा है भारत का। इतनी जानकारी सफिशिएंट है जो आपको ध्यान रखना है और हर हाल में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसी से संबंधित एक अलग कैटेगरी में देखें, मिसेज वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड अलग होता है, ये अविवाहित महिलाओं के लिए होता है, जबकि मिसेज वर्ल्ड जो है ये विवाहित महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि लॉस वेगस में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ये दक्षिण अफ्रीका की सेगे गेलिए ने अपने नाम किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जिन्हें आप तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए, मिसेज वर्ल्ड की बात करें तो भारत 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। 2022 में सरगम कौशल ने, फिर 2001 में इससे पहले जो कि अदिति गोवित्रिकर ने अपने नाम किया, जो क्रमशः जम्मू कश्मीर और पनवेल महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये तो बात रही मिस वर्ल्ड या फिर मिसेज वर्ल्ड की, लेकिन मिस यूनिवर्स की बात करें तो 3 बार भारत मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन ने अपने
ने नाम किया था। फिर वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर पिछली और आखिरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है हरनाज संधू को, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। तो कुल मिला के मिस वर्ल्ड का खिताब भारत को मिला कितनी बार, तो मिस वर्ल्ड का 6 बार, मिसेज वर्ल्ड का 2 बार और मिस यूनिवर्स का 3 बार। ये सौंदर्य प्रतियोगिता में ये जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो अवार्ड है, इसको लेकर फिलहाल इतनी जानकारी सफिशिएंट है। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने पत्रकारों को स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के लिए हाल ही में दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। देखिए, कुल मिला के 6 पत्रकारों को अभी हाल ही में 6 नहीं बल्कि 5 पत्रकारों को, ध्यान दीजिएगा, 5 पत्रकारों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब आपको बता दूं कि स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के लिए हाल ही में 4 मई 2025 को दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित पुरस्कार समारोह में कुल 5 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। तो ये तो रही बात यहाँ पर कितने पुरस्कारों को सम्मानित किया गया, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें, मतलब कौन कौन से पत्रकार इसमें शामिल हैं और किस चैनल से, किस संस्था से जुड़े हुए हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। शायद आपको ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पर आगे स्लाइड में दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 को लेकर कंप्लीट जानकारी आप देखेंगे। जो सम्मानित पत्रकार है उनमें मेघना बाली, सर्वप्रिया सांगवान, सौम्या खंडेलवाल, ग्रीमा कुठार और वैष्णवी राठौर। अब इन्हें किस लिए सम्मानित किया गया है और ये किस न्यूज से जुड़ा हुआ है, ये तमाम जानकारी यहाँ पर विस्तृत तौर पर हमने बड़ी मेहनत से आपके बीच रखा है। इससे भी प्रश्न अराइज हो सकता है और इसको हम VVI में रखते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक नज़र जरूर इसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। अच्छा, इस तरह की जो जानकारी होती है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खास करके टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर शेयर होती है। आप BPSC मेकर का जो हमारा जितना भी सोशल मीडिया हैंडल है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, जो संकित सर के नाम से है, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी वहाँ पर शेयर होती है, हमारे टीम के द्वारा शेयर की जाती है, जिससे आपको भरपूर हेल्प मिलेगा। चीज़ें जब आप बार बार देखते हैं, पर्पस यही होता है कि चीज़ों को जब वहाँ पर शेयर किया जाता है तो आप उसे देखते हैं और कई बार आपकी नज़र से वो गुजरती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जहाज़ों के लिए समर्पित नीति यानी कि डेडिकेटेड पॉलिसी पेश करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र हाल ही में जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण पर समर्पित नीति पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दरअसल इस नीति के तहत एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 6,600 करोड़ रुपए का निवेश और साथ साथ 40,000 नौकरियों का सृजन तथा 2047 तक 18,000 करोड़ रुपए का निवेश और 3,30,000 नौकरियां पैदा करना इस नीति का एक प्रकार से मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर ये चीज़ें अभी खबरों में हैं। तो संबंधित किससे है, तो महाराष्ट्र सरकार से। ये चीज़ें यहाँ पर फिलहाल ध्यान रखना, इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी मिलती है। कुछ नई अपडेट आएगी तो वो आगे हम अवश्य देखेंगे। अच्छा, आपको ध्यान होना चाहिए कि 71वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम जो अभी हाल ही में आयोजित होने वाली है, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं, टाइम टू टाइम जो शेड्यूल आपको दिया जा रहा है वहाँ पर टेस्ट कब कब होना है, जो आगामी टेस्ट होता है उसका शेड्यूल डाला जाता है। तो फिलहाल जो हमने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया है, जैसे कि अगर हम बात करें जो ये फुल लेंथ टेस्ट को लेकर जो जानकारी आपको दिया गया है, तो इसमें देखना आपको यह है कि फुल लेंथ टेस्ट का जो शेड्यूल है अभी फिलहाल संडे टू संडे चल रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट है, जिसमें कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार जीके, बिहार मंथली करंट अफेयर्स और 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए जो ये अपकमिंग है, ये आने वाला है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, लेकिन जो फुल लेंथ टेस्ट है वो अभी संडे वाइज दिया जा रहा है। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी होगी इस एग्जाम की तो हम अपने शेड्यूल में बदलाव करेंगे और समय तक, मतलब जो समय निर्धारित है, हम आपका यहाँ पर 220 जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको देने वाले हैं वो एकदम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, BPSC का यही वाला कोर्स है जिसमें आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, तो समय के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप अपने एप्लीकेशन के ही ID पासवर्ड से कंप्यूटर PC पर भी टेस्ट दे सकते हैं। एक तो ये लाइव टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो बाद में भी
इसमें अनलिमिटेड बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका 2 PDF भी आपको मिल जाता है, जिसमें आप चाहें तो PDF के भी माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं, और दूसरा PDF जो होता है उसमें पूरी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। तो चीज़ें बेहतर तरीके से संचालित हो रही है, हजारों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी इस कूपन कोड के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है, एक नाम मात्र की फी पर ये चीज़ें आपको मिल रहा है। अच्छा, इसी कोर्स में करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज भी इंक्लूडेड है, और BBC एग्जाम के लिए जो तमाम मटेरियल हम आपको दे रहे हैं इसी में आपको मिल जाएगा, अलग से कुछ लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्तरी अमेरिकी देश ने हाल ही में देश के बाहर निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। देखिए, इसका राइट आंसर ये अभी घोषणा अमेरिका द्वारा किया गया है। अच्छा, ये क्यों किया गया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में रखा है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 4 मई 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर, यानी कि अमेरिका के बाहर बनने वाले यानी कि निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका द्वारा ये घोषणा क्यों किया गया है? दरअसल इसके पीछे जो रीजन दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फिल्म उद्योग अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए अन्य देशों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों के कारण बहुत तेजी से मर रहा है, यानी कि वो समाप्त हो रहा है। यहाँ पर इसको समझिएगा, जो अमेरिकी फिल्म निर्माता है उसे दूसरे देश द्वारा जो बड़ी बड़ी ऑफर दिए जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके फिल्म का निर्माण करते हैं, फिल्में बनाते हैं। ऐसे में अमेरिकी फिल्म उद्योग जो है वो पहले की तुलना में वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, मतलब इसमें ह्रास देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ को रोकने की दिशा में अमेरिका द्वारा ये अभी पहल किया गया है, और अमेरिका के बाहर जितनी भी फिल्में बनेगी, चाहे वो कोई भी देश हो, उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ये चीज़ें आई होप यहाँ पर क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात यहाँ पर हमने किया था उत्तरी अमेरिकी देश अमेरिका, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है, हालांकि मुझे लगता है कि आप में से 100% जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप में से सभी को मालूम होगा कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना एशिया, हालांकि ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी हमने आपके बीच रखा है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कुल मिला के देखिए यहाँ पर 7 महाद्वीप है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसके अतिरिक्त महासागर की बात करें तो 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इसके अतिरिक्त आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन सी है लेकिन फिर भी आपके बीच हमने रखा है। चलिए अब चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में दूसरी बार कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है? तो ये अभी हाल ही में गोवा FC ने यानी गोवा फुटबॉल क्लब ने इसे अपने नाम किया है। देखिए 3 मई 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में खेले गए फाइनल मुकाबले में गोवा FC ने फाइनल में जमशेदपुर FC को 3-0 से हराकर कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का ये जो 5वां एडिशन था इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। अच्छा, इसके साथ ही ये तो एक प्रश्न का रूप है ही, लेकिन इसके साथ ही एक पॉइंट प्रश्न का रूप लेती है। इसके साथ ही FC गोवा कलिंगा सुपर कप के इतिहास में 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ये सबसे सफल टीम है इस प्रतियोगिता की। इससे पहले FC गोवा 2019 में कलिंगा सुपर कप जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कलिंगा सुपर कप का आयोजन करती है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, जहां पर पूर्वी बंगाल को हराकर बेंगलुरु FC विजेता बना था। तो कुल मिला के 5 संस्करण इसके आयोजित हुए हैं और सबसे सफल टीम है गोवा FC। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़ में। आपको बता दूं कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव हाल ही में 3 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में या फिर यहाँ पर सेक्टर 22 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा रखी गई। जो यहाँ के यानी छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है।
यह डेटा सेंटर की बात करें तो 13.50 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जिसमें 2.70 हेक्टेयर हिस्सा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो फिलहाल इतनी ही जानकारी अभी खबरों में है जो कि ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्योंकि यहाँ पर एआई की बात हो रही है तो एक जानकारी मध्य प्रदेश को लेकर हमने आपको दिया था। देखिए, मध्य प्रदेश हाल ही में भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जहां वन संरक्षण में सुधार करने के लिए एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि वन संरक्षण में सुधार करना ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, एआई की बात हो रही तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच हमने रखा है, हालांकि ये चीजें ऑलरेडी आपको बतलाया जा चुका है। देखिए, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार एआई निवेश के मामले में अमेरिका इस वक्त शीर्ष पर है, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड किंगडम आता है, जबकि भारत इसमें 7वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जारी हुआ था किसके द्वारा, या फिर ये जो रिपोर्ट आया है ये स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स का रिपोर्ट है। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कि भारत 1.4 बिलियन डॉलर के साथ एआई में निजी निवेश के साथ 10वें स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोग रखेंगे, जो कि अभी बदलती हुई दुनिया एआई की दुनिया है और बहुत सारी चीज़ें आपको एआई से संबंधित देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, फिलहाल इतनी जानकारी इस प्रश्न से। हम चलते हैं अगले 11वें नंबर प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को हाल ही में हॉकआई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी है। तो अमेरिका द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि भारत को हाल ही में हॉकआई 360 उपग्रह आधारित निगरानी तकनीक खरीदने के लिए अमेरिकी स्वीकृति मिल गई है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना जो समझौता दरअसल हुआ है इसको लेकर कुछ बिंदु आपके बीच हमने रखा है। दरअसल भारत सरकार का जो पहल है इसको मतलब अपनाने की, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्र क्षेत्र की जो जागरूकता है उसको बढ़ावा देने को लेकर, मतलब सुरक्षा को मतलब सुदृढ़ करने की दिशा में ये एक प्रकार का पहल है, जो खास करके ये सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली है, जो कि इसके माध्यम से चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी, जिसके लिए 131 मिलियन डॉलर के इस समझौते में या फिर सौदे में सॉफ्टवेयर, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण और सहायता सेवाएं भी शामिल है, जो अभी हाल ही में खबरों का विषय है इसको लेकर। अच्छा, यह प्रणाली भारत के उन जहाज़ों को या फिर भारत को उन जहाज़ों का पता लगाने में मदद करेगी जो उनके ट्रैकिंग सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, ये बहुत खास करके मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो भारत को मंजूरी मिला है अमेरिका की तरफ से, ये अब अमेरिका द्वारा भारत को सौंपी जाएगी, जिससे कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री ताकत है वो भारत की कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समुद्री मार्ग से घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को भारत द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों पर तबाही मचाई गई है। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, कल भी हमने इसको लेकर जानकारी दिया था, ये वो तस्वीर को आप कैसे भूल सकते हैं, कितनी दर्दनाक तस्वीर है, जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई इनकी। ये चीज़ें आप लोगों से छुपी हुई नहीं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसी के जवाब में अभी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया था। ये चीज़ें आप लोग मीडिया में अभी देख रहे होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतनी जानकारी। हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। देश भर में 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछा गया कि बिहार के कितने जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, जो जानकारी हम आपको दे रहे थे करंट अफेयर्स का, यही वो कोर्स है। नए स्टूडेंट इस कूपन कोड के साथ यहाँ पर एकदम डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप हमारे तमाम करंट अफेयर्स के मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सारी बेनिफिट जो फायदे हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑफर को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, आप लोग टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जो खास करके 71वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।